हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके पहले हम वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गॉस लॉ क्या है। यहाँ पर एक बार उसको फिर रिकैप कर देते हैं कि गॉस लॉ क्या है। आपके पास एक कोई सरफेस है, ये क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस है, इसका मतलब है कि इसमें वॉल्यूम है, और इस क्लोज सरफेस के लिए यदि आप कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स इस सरफेस पर, यदि आप कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं हर एक सरफेस पे, जो है सरफेस के हर एक पार्ट पर आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, और इसे आप जो है पूरे सरफेस के लिए सम अप कर देते हैं। यही है फ्लक्स, और वो होगा आपको कि इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज इसके अंदर में है सबका सम आएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर के चार्जेस की वजह से भी है और बाहर के चार्जेस की वजह से भी है। इनसाइड प्लस आउटसाइड चार्जेस सब की वजह से है। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो चार्ज लिखा हुआ है वो केवल अंदर वाला चार्ज है। इसी का एप्लीकेशन यूज करते हैं, और पहला एप्लीकेशन है कि किस तरीके से फील्ड हमें मिलता है ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक वायर है और उसमें जो चार्ज है यूनिफॉर्म है, और वो इनफाइनेटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, इधर इन्फिनिटी तक जाता है, इधर इन्फिनिटी तक जाता है। और किसी पॉइंट आर पर इससे जो डिस्टेंस है आर कहते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर कितना फील्ड हमें है वो इस गॉस लॉ को लगाने से पता चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते ये हैं कि हमें एक गॉसियन सरफेस, स्टेप 1 है कि हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, और वो गॉसियन सरफेस ऐसा हो कि एक सिमेट्रिक हो, सिमेट्री उसमें कुछ हद तक रहे, और उस सरफेस पर वो जो सरफेस है हमें उस पॉइंट को भी इंक्लूड करे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे इस पॉइंट को इंक्लूड करें। तो देखिए इसमें हम जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो किस तरह का सरफेस कंसीडर कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं एक सिलेंडर के रूप में। जैसे ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया, वो सिलेंडर का एक सरफेस यहाँ से होकर पास करना चाहिए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से होकर पास कर रहा है, ठीक है, और उसका अपना कुछ रेडियस है। ये हमने कंसीडर किया गॉसियन सरफेस। ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो आप सिमेट्री से देख लीजिए, इधर इन्फिनिटी तक है, इधर इन्फिनिटी तक है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, और सब मिला के अपोज कर रहा है ना इसको। यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है, यहाँ से इधर है। तो जो एक्स कंपोनेंट है इधर, इसको एक्स कहते हैं, वही सर्वाइव करेगा, और वाई कंपोनेंट वाला तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है सो रेडियली आउटवर्ड है। इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर इधर होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? वो भी सेम होगा, सेम डायरेक्शन में। आप बोलोगे दोनों अलग जगह है, कैसे सेम हो सकता है? ऐसा इसलिए कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप देखोगे ऊपर कितना देख रहे हो, इन्फिनिटी, नीचे कितना देख रहे हो, इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। यहाँ पर बैठ के भी आपको एक्जैक्टली सेम चीज नजर आ रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी, तो ये सेम हो गया। यदि ये इन्फिनिटी नहीं होता, ये फाइनाइट होता, तो ये दोनों जगह अलग अलग होता। लेकिन चूंकि इन्फिनिटी तक है और नीचे भी इन्फिनिटी है, तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट जो है इस वायर के लिए सिमेट्रिक हो गए, सेम हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जगह सेम लगेंगे। अब यहाँ पर जो है सो इसमें हम गॉस लॉ लगाते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? यहाँ कम है, इससे ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा है इससे क्योंकि नज़दीक में है। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा है क्योंकि और नज़दीक में है, ठीक है। तो इधर फील्ड जो है सो अलग अलग है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, सबसे कम इस सरफेस में यहीं पर है, इस कर्व्ड सरफेस पर है। तो यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाते हैं, हमें फ्लक्स निकालना होगा, और कह देंगे कि हमारा जो चार्ज है इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो फ्लक्स निकालने के लिए 3 फ्लक्स का हमें जरूरत होगा। पहला फ्लक्स जो है सो एक कर्व्ड सरफेस के लिए, दूसरा इस सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए, और तीसरा इस फ्लैट सरफेस के लिए।
तो तीनों को हम निकाल के ऐड कर देंगे और वो तीनों का समेशन होगा जो इसके अंदर चार्ज है उतना डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने ये जो कंसीडर किया है वो मान लीजिए कितना मैंने ले लिया, मान लीजिए इसको हम एल ले लेते हैं। ये जो हाइट है इस सिलेंडर का वो एल है और रेडियस जो है सो आर है। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो है इसके अंदर में जहां चार्ज है उसमें जो चार्ज है क्यू, वो चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड जो चार्ज हो जाएगा इसका हमने यहाँ पर ले लिया है कि मान लीजिए लैम्डा जो है सो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। एक यूनिट लेंथ का चार्ज जो है वो है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस स्फीयर के अंदर में, इस सिलेंडर के अंदर में, ये क्यू इनसाइड जो है सो सिलेंडर है, इनसाइड सिलेंडर। उस इनसाइड सिलेंडर में जो वायर है जहां पर चार्ज है वो कितना है, एल लेंथ का चार्ज वायर है। तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, एक लेंथ में लैम्डा है, एल लेंथ में इतना चार्ज होगा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज कभी हम निकाल चुके हैं, कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब तीनों फाई को निकालना है, तीनों फ्लक्स को निकालना है। पहला फ्लक्स यहाँ पर देखते हैं। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी एस, यही होता है। और ये सबको सम करना होगा हमें। तो यहाँ पर पहला के लिए हम क्या करते हैं, देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक जगह अलग अलग है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन पहले देखिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वेक्टर है यहाँ पर एरिया वेक्टर, उसका डायरेक्शन ऊपर में है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वैल्यू चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हर जगह उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, सम कर रहे हैं, ई अलग अलग है, ठीक है, डीएस भी अलग जो भी है ले लिए, और दोनों के बीच का एंगल जो है सो 90 डिग्री है। तो ये खत्म हो गया पूरे। वही हाल जो है सो फाई 3 का भी होगा, ये भी जो है सो खत्म हो गया। फाई 2 जो बचा उसको देखते हैं। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, ई, ठीक है, ई हर जगह सेम है। और तब हम लिख सकते हैं ई टाइम एस टाइम्स कॉस इसके बीच का एंगल, यही डायरेक्शन जो है सो एरिया वेक्टर का भी है। जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली होता है आउटवर्ड। तो इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं पहले, और ये हम डी एस कर देते हैं, और जो इधर आया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, जो हमें निकालना है ई कॉस 0 1 हो गया। तो बच गया क्या, डी एस। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, किस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो कर्व्ड सरफेस के लिए केवल बात कर रहे हैं। क्योंकि दो फ्लैट सरफेस तो इधर था, ये है फ्लैट सरफेस और ये भी है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस के थ्रू जो पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो 0 है। तो यहाँ पर हमें मिल गया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और एरिया निकालना है, उसको इंटीग्रेट करना है, हमने सम करना है। तो ये हो गया सम ऑफ टोटल कर्व्ड एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर इसका रेडियस है, एल इसका हाइट है, और राइट साइड में लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन आप देख लीजिए किधर है, परपेंडिकुलर टू चार्ज, लाइन चार्ज। ये जो लीनियर चार्ज है उसके परपेंडिकुलर अवे। यदि ये लैम्डा माइनस हो गया तो, लैम्डा यदि पॉजिटिव है तब उसके लिए ये हाल है कि अवे हो जाएगा। और यदि ये निगेटिव हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला चार्ज हमारा हो गया, तो यहाँ पर जो है सेम वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन रहेगा अंदर में। सिंपली लैम्डा को माइनस लैम्डा रखेंगे तो आपको आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये माइनस माइनस बता रहा है कि हमारा लेफ्ट साइड में है। तो ये देखिए कैसे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1/r² नहीं होता। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 1/r, स्लोली डीके कर रहा है। उतना तेजी से डीके नहीं कर रहा है जितना तेजी से पॉइंट चार्ज के लिए डीके करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, वो डीके करता है 1/r²। डायपोल की वजह से डिस्टेंस पर, नजदीक में नहीं, एक डायपोल की वजह से 1/r3।
डीके कर रहा है। और अभी आपने देखा इसके वजह से ये जो है सो लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज है, उसके वजह से 1/r डीके कर रहा है। सबसे फास्ट डाइपोल, सेकंड में पॉइंट चार्ज, थर्ड में 1/r। तो ये है आपका गॉस लॉ का यूज करने के लिए आपको बताया गया है कि गॉस लॉ को यूज करके कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप गॉस लॉ नहीं यूज नहीं करते और तब निकालना चाहते विदाउट गॉस लॉ तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कैलकुलेशन है। मेथड 2 विदाउट गॉस लॉ, जनरल जो है इंटीग्रेशन कीजिए और निकालिए। देखिए हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। ये आपका चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम एक कंसीडर करते हैं एक एलिमेंट, इसका जो चार्ज है उसको dq कहते हैं। dq कितना होगा, इसका जो लेंथ लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो इसका चार्ज हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ये जो लेंथ है उसको हम कितना मान लेते हैं dy। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लेंथ r है, इसको ओरिजिन मानते हैं। यहाँ से y डिस्टेंस पर जो है हम एक चार्ज को कंसिडर करते हैं और जिसका विड्थ है dy। y डिस्टेंस पर लिए हैं तो विड्थ को dy रखना पड़ेगा। चार्ज हो गया लैम्डा टाइम्स dy। इस एलिमेंट पर जो चार्ज है dq वो कितना होगा, इसका चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ, लेंथ है लैम्डा y। और ये यहाँ पर हम कूलम्स लॉ लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है उसको d कहते हैं, छोटा एक एलिमेंट की वजह से, वो होगा कांस्टेंट टाइम्स यहाँ पर जो चार्ज है dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन इसका किधर जाएगा, डायरेक्शन इसका इधर जाएगा, राइट। इतना ही बड़ा एक इधर भी ले लेते हैं सिमेट्रिक में, ये इधर आ गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है मान लीजिए। ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, सिमेट्रिक की वजह से थीटा हुआ। तो दो हमारे पास जो है एलिमेंट हमने कंसीडर किया, एक नहीं दो मैंने हमने कंसीडर किया। और ये दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसको क्या मैं बोलूँ, हाँ डी है, ठीक है। और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर, वो आर तो इसको मैं बोल रहा हूँ तो इसको कुछ और बोल देता हूँ, इसको जेड बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ कि ये जेड डिस्टेंस है हमारा। और यहाँ पर भी ए हमारा जेड हो जाएगा। और ये जो जेड है वो कितना हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, जेड स्क्वायर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एलिमेंट की वजह से या इस एलिमेंट की वजह से, दोनों की वजह से, ये एलिमेंट की वजह से, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर पी पर वो कितना है, देखिए ये वाला डी इधर है, ये डी इधर है, तो डी जो है एक्स के डायरेक्शन में कितना है, वाई के डायरेक्शन में कितना है, वो हम निकालते हैं पॉइंट पी पर। एक्स के डायरेक्शन में कितना आएगा, इसका जो कंपोनेंट एक्स में आएगा इधर डी कॉस थीटा, और इसका भी एग्जैक्टली डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा, मतलब 2d कॉस थीटा। ये एक्स के डायरेक्शन में आया। और वाई के डायरेक्शन में, पी पॉइंट पर ही वाई के डायरेक्शन में एक ऊपर जाएगा डी कॉस थीटा, एक नीचे आएगा डी साइन थीटा ऊपर जाएगा, डी साइन थीटा ऊपर गया और डी साइन थीटा नीचे भी आया, नीचे है तो माइनस करना पड़ेगा, और ये जीरो, ये काउंटर बैलेंस कर लिया अपना वाई डायरेक्शन में। तो जो भी फील्ड है एलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब उसी को निकाल लेते हैं कितना है, एलोंग पी एक्स एक्सिस है, टोटल निकाल लें तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, डी पी एक्स यहाँ पर रखा हुआ है 2, डी का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय जेड स्क्वायर और कॉस थीटा, ये आपका वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है जो कांस्टेंट उसे बाहर करते हैं, 2 टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर हो गया। और इधर क्या बच गया, डी क्यू का वैल्यू रख देते हैं, डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डेल्टा वाई है, डी वाई है, लैम्डा डी वाई है, नीचे जेड स्क्वायर है। और ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा को थीटा ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको थीटा के टर्म में लिख लेते हैं,
कॉस थीटा कितना है देखिए, कॉस थीटा जो है वो है आर बाय जेड। तो जेड कितना हो गया, यहां से जेड हो गया आर बाय कॉस थीटा, और वाई कितना हो गया, टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा जो है वो हो गया वाई बाय आर, तो वाई हो गया आर टाइम्स टेन थीटा, तो डी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, आर कांस्टेंट है, टेन थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सारा वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और थीटा का टर्म में ले आते हैं। लैम्डा भी बाहर चला गया, ये दो ऐसे ही कट गया, तो हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आधा आ चुका है आंसर। इधर देखते हैं, डी वाई जो है सो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी वाई हुआ, कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा रहने देते हैं, और जेड स्क्वायर की जगह पर जेड यहाँ पर निकाले थे कहीं, जेड की जगह पर आर बाय कॉस थीटा है, आर बाय कॉस थीटा है, तो आर स्क्वायर बाय कॉस थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि आर स्क्वायर है, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक तो आर यहाँ पे बच गया 1/r, और आर फिक्स्ड है यहाँ पे देखिए, आर जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस है पी पॉइंट का, तो आर जो है सो फिक्स्ड है, वो वैरी नहीं करता है एलिमेंट को वैरी करने पर, ये डज नॉट डिपेंड ऑन एलिमेंट, एलिमेंट को बढ़ाइए घटाइए कुछ भी कीजिए वो वैल्यू नहीं चेंज करता। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा खत्म, बच गया केवल कॉस थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, देखिए दो दो एलिमेंट हमने लिया है राइट, तो थीटा जो है मिनिमम कितना होगा, जब ये दोनों आपस में आ जाए यहाँ पर थीटा 0 हुआ, और मैक्सिमम कब होगा, जब ये बढ़ते 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 बहुत दूर चला जाए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री। ये आर को इधर ले आते हैं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो गया कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट रखते हैं 0 टू पाई बाय 2, इसने वैल्यू दिया 1, साइन पाई बाय 2 1 माइनस साइन 0 1 0, तो ये आ गया 1 सिंपली, और ये आपका हो गया आंसर। यही आंसर पहले भी निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किधर है एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी मिल गया और वैल्यू भी मिल गया सेम एग्जैक्टली। यहाँ पर हमने कूलम लॉ को यूज़ किया, लेकिन इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, इतना सारा इंटीग्रेशन करना पड़ा, और आपको वही वैल्यू मिला। लेकिन यदि आप गॉस लॉ लगाते हैं तो बहुत क्विकली आपको वो आंसर मिल गया। तो ये एडवांटेज है गॉस लॉ का, गॉस लॉ लगाएंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट, जो है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में है कि फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर चार्ज लिया था, अब क्या ले रहे हैं, आप जो है एक सीट ले रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा सीट है और बहुत बड़ा है, यहाँ पर बनाने को हम पूरा बड़ा नहीं बना रहे हैं, ये सीट है और ये प्लस चार्ज से भरा हुआ है, प्लस इसमें कोई चार्ज है तो इसका एक सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा क्योंकि इसमें सरफेस है, इसमें लेंथ नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो उस सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं सिग्मा। उसको हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कंसीडर करना होगा एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, और एक ऐसा सरफेस कंसीडर करना है जिसमें हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर मान लीजिए निकालना है, उसको इंक्लूड करे, ठीक है। और वो सिमेट्रिक हो, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये फिर इनफाइनाइट है, यहाँ पर बनाए इतना ही है, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, तो इस डायरेक्शन में हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक ये बना लेते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। और इस सिलेंडर जो है ऐसा बनाए हैं कि आधा पार्ट इस साइड है और आधा पार्ट इस साइड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं ए है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से जो डिस्टेंस इसका है मान लिया आर है, वही डिस्टेंस उधर भी है उसका आर है,
ऐसा रखने से फायदा ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, और ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके वजह से नीचे आ रहा था, इसके वजह से ऐसे ऊपर आ रहा था, ऐसे ये दोनों मिलकर इधर ले जाएगा, राइट। तो हम उतना नहीं कर बनाते हैं, सिंपली लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यही है। और पिछले जो एग्जांपल था जो सेक्शन था उसमें जो हमें आर्गुमेंट दिए थे कि इस जगह पर और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा। वजह, ये इनफानाइट है, बहुत लंबा है। यदि इनफानाइट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो भी काम करेगा, क्या है ना कि आप ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और आप यहाँ 1 मिलीमीटर के एरिया में बात करेंगे, बहुत छोटा ले लेंगे 1 मिलीमीटर एरिया, तो वहाँ पर हर जगह सेम ही होगा ना। मैंने ये जो डिस्टेंस है, यदि यहाँ से जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है उसके कंपेयर में बहुत छोटा है तो सही है। तो ये यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो हमें सबका लाइन भी सेम रखना चाहिए, लेकिन हाथ से बनाने में नहीं होता, ठीक है। और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर इधर होगा, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। अब गॉसियन सरफेस में हम गॉस लॉ लगा देते हैं। जो फाई है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फाई कैसे निकालेंगे, ये फ्लक्स जो है सो तीन डिफरेंट तरह के सरफेस है। सरफेस 1 है जहाँ पर प्लेन सरफेस है, सरफेस 2 ये भी प्लेन है, और ये सरफेस 3 जो कर्व सरफेस है। तीनों सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं, मतलब फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से। और क्यू इनसाइड कितना होगा, इसके अंदर में जो है कितना चार्ज है। तो ए मान लीजिए हमारा एरिया ए है, तो यहाँ पर भी तो एरिया ये है ना, जो चार्ज इसको कट कर रहा है यहाँ पर, ये भी तो एरिया ये है। और एरिया हमें पता है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज है अंदर में वो पता चल जाएगा, सिग्मा टाइम्स ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करते हैं, तीनों चार्ज को निकालते हैं, तीनों फ्लक्स को निकालते हैं। यहाँ पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और वो परपेंडिकुलर है एरिया पर, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ई टाइम्स एरिया और एंगल, दोनों के बीच का एंगल, ये जो है सो एरिया वेक्टर का एंगल है। एरिया वेक्टर जो क्लोज सरफेस में हमेशा बाहर की ओर रहता है, नॉर्मली बाहर की ओर, परपेंडिकुलरली बाहर की ओर होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया 0 डिग्री। फाई टू एग्जैक्टली सेम, एरिया वेक्टर देखिए बाहर और ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया दोनों के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है और वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि हर जगह जो है सो ये दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं ई ए कॉस 0 डिग्री। और फाई थ्री क्या है, फाई थ्री है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह डिफरेंट होगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे साइन। एक पर्टिकुलर जगह में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और एरिया हमारा डी एस है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके बीच का एंगल है। इसके बीच का एंगल जो है ये डी एस इधर है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री क्या करेगा, सबको जीरो कर देगा। और राइट साइड में आपका क्या बचा हुआ है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप निकालिए, ये एग्जैक्टली सेम है, 2 टाइम्स ई ए इजकल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये खत्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू ई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया, ई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ई पर डिपेंड कर रहा है या आर पर, आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। तो देखिए इसके पहले जो है आपको बताए थे पॉइंट चार्ज, वो कैसे डिपेंड करता है, 1/r²। डाइपोल कैसे डिपेंड करता है, 1/r³। डाइपोल के बाद पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट चार्ज डिपेंड करता है 1/r², और ये लीनियर चार्ज जो है इन्फिनिट होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, वो डिपेंड करता है 1/r। और ये अभी जो सीट आपको नजर आ गया वो कैसे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये सभी जो है अभी तक आपने देख लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, वो केवल 1/r³ डिपेंड नहीं करता है।
वो डिपेंड करता है तरह तरह से, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ये जो ज्योमेट्री है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। पॉइंट चार्ज के लिए 1/r², डायपोल के लिए 1/r³, लीनियर चार्ज के लिए 1/r, और सीट के लिए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया। ओके, अब मूव करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल है, फुटबॉल है, और फुटबॉल के मटेरियल में ही आपका चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ज है, जो भी चार्ज रहना है, अंदर में चार्ज है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए 2 पॉइंट लेंगे। एक केस नंबर 1, जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस से बड़ा है, मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड P हमारा यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले गॉस लॉ लगाना है, तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और वो भी एक ऐसा सरफेस लेना है गॉसियन का जो सिमेट्रिक हो। तो बहुत हमारे लिए अच्छा है कि हम एक स्फीयर कंसीडर करें इस रेडियस का। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, और उसका रेडियस है r। मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज जो है सो q है चार्ज। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब गॉस लॉ लगा देते हैं सिंपली। अब देखिए, ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड, सिमेट्री की वजह से। इस पूरे के वजह से यहाँ पर बैठ के आप देखिए और यहाँ पर बैठ के आप देखिए, ये लगेगा कि पॉइंट चार्ज की तरह है तो बहुत अलग अलग, लेकिन जो यहाँ पर बैठ कर जैसा फील होता है कि ओ हमारे पास नज़दीक में एक पॉइंट है, ये भी बोलेगा हमारे नज़दीक में एक पॉइंट है। मेरे राइट साइड में इतना एंगल पर दूसरा पॉइंट है, ये बोलेगा मेरे राइट साइड में वैसे ही दूसरा पॉइंट है। जो बातें ये यहाँ से करेगा वही बातें यहाँ से करेगा, तो ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक हो गया। तो दोनों पर जो फील्ड लगेगा एक जैसा लगेगा। डायरेक्शन सबके लिए नॉर्मली होगा आउटवर्ड, और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। गॉस लॉ लगाना है, फ्लक्स निकालिए, और वो हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकालना है इस सरफेस पे, और चार्ज अंदर में कितना है, ये जो टोटल चार्ज है सो है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, तो सरफेस के अंदर में ये चार्ज टोटल लेना है, क्यू है, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पर चार्ज निकालिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। इसको कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डी एस है, मतलब डी एस कॉस जीरो कर देंगे। ये छोटा एलिमेंट है एरिया का, यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। ये एरिया वेक्टर का भी एंगल उधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है डायरेक्शन उधर ही है। वो यहाँ पर नहीं देखना हो, सॉरी, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर जो है ये हमारा एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यही हमारा ds का भी डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो दोनों के बीच में जो है सो ये एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और ये हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। ई कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, क्या बच गया, केवल ds का इंटीग्रेशन करना है। ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है सबको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ ये बड़ा वाला स्फीयर। ये क्या देगा, यदि सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सरफेस एरिया देगा ऑफ स्फीयर, बड़ा वाला, ऑफ रेडियस r। तो ई यहाँ से आ गया है, और ये इसका सरफेस एरिया जो है टोटल 4πr² होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ गया क्यू बाय 4πε0 r²। ये बिल्कुल वही है जो पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये बिल्कुल वही है, 1/4πε0 क्यू बाय r²। बाहर में, अंदर में दूसरा हमारा केस है केस 2। ये पॉइंट जो आर है वो इनसाइड में है, मतलब यहाँ पर है हमारा है, कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अंदर में, तो मान लेते हैं ए पॉइंट लेते हैं अंदर में। ठीक है, और ए अंदर में जो है एक हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर किए, ये हमारा है गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, और ये आपका चार्ज है यहाँ पर ना, ये थिन सेल है, बहुत पतला है,
तो ये जो चार्ज हमारा है थिन सेल है, यहाँ पर गॉस लॉ लगा दीजिए, इमीडिएटली बन जाएगा। देखिए गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ को इस गॉसियन सरफेस पे लगाते हैं, इस सरफेस पे। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, यहाँ से डिस्टेंस है कैपिटल आर। क्या करना है, फाई, फाई क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई लिख दिया मैंने, ये चार्ज है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री, उसको बाहर कर लेते हैं। डी एस कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा भी जो है सो 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। और नहीं भी 0 डिग्री रहेगा, हमें नहीं पता किधर रहेगा, तो रहने देते हैं वैसे ही। देखिए अंदर में चार्ज कितना है, क्यू इनसाइड, अंदर में कोई चार्ज है क्या, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं, जो भी चार्ज है वो तो बाहर है। और बाहर वाला राइट हैंड साइड ऑफ गॉस लॉ में हम नहीं लेते हैं, अंदर वाला लेते हैं जो कि 0 हो गया। तो ये कुछ भी रहे, थीटा हमको पता ही नहीं है, तो ई जो है सो हो गया 0/समथिंग डी एस कॉस थीटा, तो 0 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया अंदर में, एक स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे कि एक स्फेरिकल सेल है ऑफ मास, उसके अंदर में फील्ड कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, तो फील्ड 0 होता है। तो यहाँ भी वही फील्ड 0 है। तो ये था स्फेरिकल सेल के अंदर और बाहर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले यूजिंग गॉस लॉ। इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल 1.2, और ये क्या है, ये धरती जैसा है, ठीक है। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि आपके पास एक सॉलिड है, पूरा मटेरियल से भरा हुआ, अंदर में कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो निकालना था। ये उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुराने ज़माने में जब हम लोग एटम के मॉडल के बारे में पता कर रहे थे, तो एक मॉडल आया था प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल आया था। उसमें मॉडल में कह रहा था कि जैसे हम लोग पुडिंग जो है खीर बनाते हैं और उसमें किशमिश डालते हैं, तो ये खीर है पूरा, ये पूरा खीर है और बीच बीच में किशमिश है, ये सभी, ये प्लम पुडिंग मॉडल है। या तरबूज के जैसा सोच सकते हैं कि एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन के बीच में, सबसे बीच में जो है उसने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहा आप अभी उसको, उसी मॉडल को मान लीजिए कि उस मॉडल को हम लेकर आके कैलकुलेशन करना है, जो कि मॉडल तो सही है नहीं, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसी मॉडल के तहत हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चार्ज है अंदर में, जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है जेड, सेम अमाउंट का चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाटरमेलन की तरह या प्लम पुडिंग की तरह, खीर में इस किशमिश की तरह पूरा फैला हुआ है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली है, कहीं पर यूनिफॉर्मली लिखा होगा, यूनिफॉर्म है डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। कहाँ तक है, अप टू रेडियस आर, यहाँ तक है। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है जेड ई, उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जेड ई, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन लेंगे तो जेड इक्वल टू 1। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और यहाँ पर आर दिखा भी दिया है, एक आर यहाँ पर लेना है जो न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा सा, लेकिन इस कैपिटल आर के अंदर में, और दूसरा इसके बिल्कुल बाहर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वाला, सबसे सिंपल वाला इस पी पॉइंट में बाहर वाला से लेते हैं, क्यू पॉइंट बाद में लेंगे। केस 1 पी पॉइंट जो है, जहां पर आर जो है सो कैपिटल आर से ज्यादा बड़ा है, हम क्या करेंगे, सिंपली गॉस लॉ लगा देंगे। तो पहले हम एक स्फेरिकल स्फीयर जो है सो कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है, और हम यहाँ पर जो है सो गॉस लॉ लगा रहे हैं। तो गॉस लॉ लगाना है, गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है वो होगा चार्ज इनसाइड
बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स कितना होता है, हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कुछ होगा, सिमेट्रिक है, और इसको सिमेट्रिक से देखते हुए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किधर होगा, आउटसाइड होगा। नहीं भी डायरेक्शन पता है तो रहने दीजिए, हम सिंपली लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर हर जगह सेम होगा, ये तो कह सकते हैं, ठीक है। तो ई को हम बाहर कर सकते हैं, और एंगल उसका डायरेक्शन यदि नहीं भी पता है तो रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या कि क्यू अंदर में कितना चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही है, तो ये हो गया जीरो। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया जीरो, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो हो गया। अंदर में केस टू, जो पॉइंट हम हमारा जो है अंदर में है, मतलब हम क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये क्यू पॉइंट जो है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस तो कंसीडर करना ही पड़ेगा यदि गॉस लॉ लगाना है तो, और एक इनक्लोज सरफेस होता है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है सो गॉसियन सरफेस लगा रहे हैं, बना दिया ये गॉसियन सरफेस, ये रहा हमारा ये वाला गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर लगाते हैं गॉस लॉ। फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस कॉस थीटा, सबको सम करना है। और क्यू इनसाइड में कितना है, बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है। अंदर में कितना चार्ज है इस सरफेस के अंदर में, हमें जो पता है कि इसका डेंसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन का, और रो दिया है, ठीक है। और इसका एरिया हमें पता है, ये है एप्सिलॉन आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर। तो पहले तो देखिए इसमें जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है जेडी, वो लिखेंगे, वो प्लस में है, प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना है, राइट। इस रेडियस के अंदर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, जितना में इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको डेंसिटी से, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, वो हो गया, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो है ही। अब ऐसा करते हैं, इसी को पहले निकाल लेते हैं इधर, ये जो वॉल्यूम कितना है इसका, तो आप कहोगे वॉल्यूम यहाँ से न्यूक्लियस के बाहर और इस स्मॉल आर के रेडियस का जो स्फीयर है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियस का साइज, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके कंपेयर में कितना होता है, न्यूक्लियस पॉइंट जैसा होता है, बहुत कम, न्यूक्लियस बहुत छोटा है ना, तो उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पॉइंट जैसा है, उसका वॉल्यूम जो है सो हम कह सकते हैं जीरो है। एक्चुअल लाइफ में जो न्यूक्लियस है उसका ऑर्डर होता है, साइज जो न्यूक्लियस का होता है वो फेम्टोमीटर में होता है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और इलेक्ट्रॉन जो फैला हुआ है इसके चारों तरफ, उसका साइज जो है वो कितना होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का यदि ऑर्बिट्स, अभी तो अभी की बात करते हैं, ये तो मॉडल अलग है, तो वो जो है सो वेल एंगस्ट्रॉम के साइज का आता है, तो इससे अच्छा खासा दूर है। लेकिन फिर भी यदि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओके, हम यदि इस प्लम पुडिंग मॉडल को मान रहे हैं तो इतना दूर तक हमारा ये है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है, तो ये वॉल्यूम को केवल हम लेंगे। तो हमें यहाँ से पता रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम इसका रेडियस कितना है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, आर नॉट हमें बताया ही नहीं क्वेश्चन में, यदि हमें बता देता तो केवल इसका वॉल्यूम लेते, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है सो केवल उसी का लेते। तो वो वॉल्यूम ना लेकर अब हमें कौन सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, हम टोटल वॉल्यूम ले लेंगे, और ये एज्यूम कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जीरो है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो गलत हो गया है क्योंकि प्रोटॉन के पास भी जाके इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस यही एजम्पशन है कि ये न्यूक्लियस इतना छोटा है कि जो मिस्टेक होंगे, जो एरर होंगे वो बहुत कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है न्यूक्लियस बहुत छोटा है यह कह करके ये वॉल्यूम जो है सो पूरे इस स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, और वो हो गया आपका प्लस, ये रेडियस कितना हो गया इसका, 4/3 पाई r³ हो गया वॉल्यूम। और ये इसका ये जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो निकालना पड़ेगा ना, निकालिए कितना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो निकालिए, चार्ज कितना है, देखिए ये पूरा कैपिटल आर रेडियस में फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -JD,
और वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका रेडियस है, डेंसिटी है। तो -3 टाइम्स जेड ई बाई 4 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये रेडियस डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। उसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, -3 जेड ई बाय 4 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल क्यूब है, 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इतना हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट। और इधर ई तो हर जगह सेम है, तो ये बाहर कर लिए। और ds जो है कितना होगा, ये ds जो है, और cos थीटा, यहाँ पर फिर सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 0 हो गया, और ds को यदि सम करेंगे तो ये हमें देगा एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये बाहर हो गया, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर थीटा 0 हम ले लेंगे सिमेट्री से। और यहाँ से ई आपको मिल आया कितना, देख लीजिए यहाँ पर, ये जेड ई है, यहाँ भी जेड ई है, यहाँ भी जेड ई है, बाय एप्सिलॉन, ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इधर आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। और क्या है इधर, इधर है 4/3 पाई आर क्यूब, ओ नहीं ये तो नहीं है, यहाँ इस टर्म में क्या बचा है, इसमें बचा 1, ये माइनस है तो माइनस, जेड ई बाहर कर चुके हैं ऑलरेडी। और इधर बच गया हमारा, ये देखिए क्या कट गया, 4 पाई कट गया, 3 भी कट गया, तो ये बच गया हमारा -1 बाय कैपिटल आर क्यूब। कुछ तो गलत है, नहीं ठीक है, ये आर क्यूब ही तो है, स्मॉल आर क्यूब टाइम्स कैपिटल आर क्यूब, और तो सब ठीक है। तो आपका वैल्यू जो है सो आ गया जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ गया 1 को आर स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 1 बाय आर स्क्वायर, इस आर क्यूब को आर स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, 1 बाय आर होगा, नहीं 1 बाय आर नहीं, आर होगा, और ये आर क्यूब होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड प्लम पुडिंग मॉडल का जो वाटरमेलन है उसके अंदर में, इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये था गॉस लॉ का एप्लीकेशन। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उससे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।